हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आया हूं मैथ्स के 10 ऐसे सवाल जो बार बार आपके एग्जाम्स में रिपीट हो रहे हैं। उन सभी 10 सवालों को हम यहां पर देखने वाले हैं। अर्थमेटिक्स से भी हैं और एडवांस मैथ से भी होने वाले हैं। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को सोल्व करना है। और ये क्वेश्चंस है ना, वो बार बार आपके एग्जाम्स में देखे जा रहे हैं। तो आप सभी से एक ही निवेदन है कि इन क्वेश्चंस को ध्यान से देखते रहना। समझाने की गारंटी मेरी है, देखने की गारंटी आपकी होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए इनकी शुरुआत करते हैं पहले ही क्वेश्चन से। देखिए पहला क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, अनुपात और समानुपात से है कि पी क्यू आर की गति का अनुपात है 10:12:15। तो यहां पर जैसे जैसे बोला गया वैसे वैसे हम करते हुए चलेंगे। तो बोला गया है कि P अनुपात Q अनुपात R है, वो कितना है 10:12:15 है। ठीक है, ये किसका अनुपात है? ये इनकी गति का अनुपात है। आपसे बोला गया है ना, तो ये किसका अनुपात हो जाएगा? ये इनकी गति का अनुपात हो जाएगा। अब आगे क्या बोला गया कि समान दूरी तय करने के लिए क्रमशः पी क्यू आर द्वारा लिए गए समय का अनुपात क्या होगा। तो आपको बताना किसका है? समय का अनुपात हमें बताना है कि इनका समय का अनुपात क्या होगा। और आपको एक बात पता है कि जिसकी गति तेज होती है वो समय कम लेता है और जिसकी गति कम होती है वो समय ज्यादा लेता है। तो यहां पे निकालने का सबसे अच्छा तरीका है, इनके एलसीएम को इनसे भाग कर देंगे तो समय का अनुपात आ जाएगा। इनका एलसीएम सभी का क्या आ रहा है? 60 आ रहा है। इससे भाग करेंगे कितना आ गया? 6। 60 को 12 से भाग करेंगे 5 और 60 को 15 से भाग करेंगे 4। तो इनके समय का अनुपात आ जाएगा आपका 6:5:4। 6:5:4 ये इसका आंसर हो गया। थोड़ा कंफर्म कर सकते हो। देखिए इसकी स्पीड क्या थी? कम थी, तो इसने समय ज्यादा लिया। इसकी स्पीड सबसे ज्यादा थी तो इसने समय वो सबसे कम लिया है। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। ये आपको भी पता होगा ये चीज कि जो तेज दौड़ता है वो कम समय लेता है, जो धीरे दौड़ता है वो ज्यादा समय लेता है। अब ये वाला देखिए क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज से है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर लगाई गई कोई धनराशि 4 वर्षों में 4 गुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में वह 64 गुनी हो जाएगी। क्या हो रहा है? 4 वर्षों में। कितने वर्षों में? 4 वर्षों में वो कितनी हो रही है? आपकी 4 गुनी हो रही है। होनी कितनी है? 64 गुनी। तो 64 गुनी क्या होगी? 4 की पावर 3। तो यहां पर कर देंगे 4 को जो पावर होती है उससे गुना कर देते हैं, तो 4 तिये 12 वर्ष आपका यहां पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक गुना गुनी वाला सवाल समझा दिया, समझ में आ गया। यहां पे जो पावर होती है, ठीक है, उसको क्या करते थे? इससे गुना कर देते हैं। और अगर यहां पर गुना में दिया हुआ होता, ईयर में दिया हुआ होता, यहां पर अगर आपको 12 साल दिया होता तो ये 4 को 3 गुना में है, तो ये जो गुना वाला होता है वो इधर पावर में चला जाता है। ठीक है, अलग कैसे भी पूछे आप उसका निकाल सकते हो। समय देके पूछे गुनी का तो वो निकाल सकते हो, गुना देके पूछे समय का तो वो भी आप निकाल सकते हो। ये वाला देखिए एडवांस मैथ का है कि 3 मीटर लंबाई, 4 मीटर चौड़ाई और 5 मीटर ऊंचाई वाले एक कमरे में रखी जाने वाली सबसे लंबे छड़ की लंबाई क्या होगी। सॉरी, तो आपको बताना है जैसे कि ये आपका कमरा बना हुआ है। क्या बोला गया है कि ये आपका कमरा बना हुआ है, ठीक है, इस तरीके से, जिसमें आप अभी बैठे हुए होंगे। मोस्टली स्टूडेंट कमरे में बैठे हुए होंगे। तो इसकी एक क्या होगी, ये आपकी इसकी क्या हो जाएगी? ऊंचाई हो जाएगी। देखिए यहां पर क्या दिया हुआ है? ऊंचाई दी गई है। चौड़ाई हो जाएगी ये, ठीक है, यहां पर लंबाई हो जाएगी। जिस तरीके से देखिए ये आपकी चौड़ाई होगी, मैं यहां पर कंफर्म कर देता हूं, ये आपकी चौड़ाई होगी, ये लंबाई होगी और ये ऊंचाई होगी। ये होता है कमरे में। 3 ही तो चीजें होती हैं, एक कितना चौड़ा है, कितना लंबा है और कितना ऊंचा है। तो तीनों चीजें आपको दी गई है और आपसे पूछा है कि इसमें जो लंबी छड़ है उसकी लंबाई क्या होगी, जो सबसे लंबी छड़ होगी। तो आपको पता है कि उस कोने से लेकर इस कोने तक की जो लंबाई होगी वो हमसे पूछी गई है। तो चलो निकालते हैं। उसके लिए क्या फॉर्मूला है? सिंपल सा फॉर्मूला है आपका। क्या है निकालने का? क्या फॉर्मूला है? L² प्लस B² प्लस H², यानी लंबाई का स्क्वायर गुना चौड़ाई का स्क्वायर। सभी का कर दो। क्या क्या दिया हुआ आपको? 3 4 5 दिया हुआ है। ठीक है, लंबाई 3 है तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर।
ठीक है, यहां से इसको सोल्व करेंगे। देखिए मैं समझा रहा हूं तब इसका सॉल्यूशन बड़ा आ रहा है, वरना आपको ये लिखने की आवश्यकता नहीं, डायरेक्ट आप कर सकते हो। डायरेक्ट यहां पे लिख सकते हो, इसका 9 आ जाएगा, इसका 16 आ जाएगा और इसका 25 आ जाएगा। तो कितना हो गया यहां पर 25 और 25 क्या हो गया आपका 50 हो गया। क्या हो गया 50 हो गया। तो क्या हो गया √50। √50 को क्या लिख सकते हैं हम 25 गुना 2 भी लिख सकते हैं। 25 गुना 2 लिखेंगे तो 25 बाहर चला जाएगा, कितना आ जाएगा 5√2। क्या हो जाएगा 5√2 हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। चलो फिर से समझाता हूं जिसको नहीं समझ में आया। तो ये समझाने की गारंटी मेरी है, देखने की गारंटी आपकी होनी चाहिए। L² + B² + H², ये बात सभी को समझ में आ गई। लंबाई का स्क्वायर, चौड़ाई का स्क्वायर, ऊंचाई का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर हो गया, 4 का स्क्वायर हो गया, 5 का स्क्वायर हो गया, क्योंकि ये हमें इसकी लंबाई चौड़ाई है वो दी गई है। यहां पर 3, 4 और 5 दिया गया है। आगे क्या बोला गया, इन सभी को जोड़ा हमने तो 50 आ गया, लेकिन हमें रूट से बाहर निकालना है, क्योंकि यहां तो 50 रूट में लिखा हुआ नहीं है। अगर √50 होता तो हमारा आंसर वही हो जाता, लेकिन हमें फिर निकालना पड़ेगा। तो इसको हम 25 गुना 2 लिख सकते हैं। सर 25 गुना 2 ही क्यों लिखा, आपको एक ऐसा फैक्टर बनाना है जो रूट से बाहर आ जाए। तो 25 है वो बाहर आ जाएगा तो कितना आ जाएगा, ये 5 में आ जाएगा, √2 अंदर रह जाएगा, क्योंकि √2 का कोई नहीं होता, तो ये √2 हो जाएगा। तो इस वजह से यहां पे भी सोल्व कर सकते हो, इसको ऑप्शन से भी सोल्व कर सकते हो, जिसको नहीं निकालना है ना। ये तो पता चल गया ना कि आपको √50 आपका आंसर आने वाला है। तो इसको करोगे तो 5 अंदर जाके क्या हो जाएगा, पहले इसको देखो, ये हो गया 25, हमें √50 चाहिए, तो ये तो हो नहीं सकता। 12 है वो भी नहीं हो सकता। फिर हम इसको चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, अंदर जाएगा तो 25 और गुना में 2 50, तो √50 होगा। तो ऐसे ऑप्शन से भी इसको कंफर्म कर सकते हो। देखिए आगे क्वेश्चंस क्या है, एडवांस मैथ से आया फिर से। क्या है आपका कि दो शंकुओं के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात 1:8 है तथा उनकी तिर्यक ऊंचाई का अनुपात 1:4 है, तो दोनों शंकुओं की त्रिज्या का अनुपात क्या होगा वो हमें बताना है। तो देखिए क्या है, सबसे पहले शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आपको पता होना चाहिए, तो वो क्या दिया हुआ है πr_l। ठीक है, ये R1 हो गया, ये R2 है, इसको हम मान लेंगे, और बराबर क्या दिया हुआ है, अनुपात है 1:8। L क्या होती है, L को हम बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। देखिए इसमें तिर्यक ऊंचाई दी हुई ना, तो ये है आपकी, इसको बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। अब इसको सोल्व करते हैं, तो सोल्व करेंगे तो आप सभी को पता है कि पाई से तो पाई कैंसिल हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो गया। R1 की जगह पे क्या रखना है 1, तो यहाँ पे क्या है L है, ये L1 है, ये L2 है। आपको निकालना क्या है कि दोनों संख्याओं की त्रिज्या का अनुपात आपको निकालना है, और यहाँ पर तिर्यक ऊंचाई आपको दी हुई है, यानी L का मान आपका दिया हुआ है। तो R1/R2 ठीक है, बराबर 1/8 तो है ही, ये तो है, लेकिन यहां पर जो L1 है वो कितना है आपका 1, तो 1 है वो नीचे चला जाएगा। चलो यहां पर कर लेते हैं, 1 है, यहां पर 4 है, तो ये 4 चला जाएगा ऊपर, तो ऊपर 4 चला जाएगा यहां से हटके, तो इसको काटेंगे 4 एकम 4, 4 दूनी 8। R1 R2 का मान क्या हो जाएगा 1/2, और बटे का मतलब क्या होता है अनुपात, तो इसका मान हो जाएगा 1:2। बात समझ में आ गई। πr_l था, पाई से पाई कैंसिल हो गया, R1 R2 का अनुपात निकालना था, L1 L2 का मान आपको दिया हुआ था, ये था 1, ये था 4, ये 4 ऊपर जाके गुना होगा और ये 1 इधर आके गुना होगा, तो फिर इसको 1 से गुना करेंगे 8 ही रहेगा। 4/8 हो गया, तो यानी 1/2 हो गया, और 1/2 हो गया यानी 1:2, इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बात सभी को समझ में आ गई, और ये क्वेश्चन है वो बार बार रिपीट हो रहा है। आगे देखिए क्या है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में 1020 रुपए और 8 वर्षों में 1200 रुपए हो जाती है, तो मूलधन का मान क्या होगा। देखिए क्या है, कितनी हो जाती है, 5 वर्षों में हो जाती है 1020 रुपए और 8 वर्षों में हो जाती है 1200 रुपए। तो यहां पर कितना ज्यादा है, 180 रुपए ज्यादा हो रही है। कितने सालों में, 3 साल में। 1 साल में कितनी होगी, 60 ज्यादा हो रही होगी। 1 साल में 60 ज्यादा हो रही होगी, और यहां पर हम बात करें 1 साल में 60, अगर ये 5 साल वाला है तो 300 ज्यादा होगी, तो इसमें से 300 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 720 रुपए वो धनराशि थी। हमसे वही पूछा है, मूलधन का मान क्या होगा 720 रुपए। सर क्या इसी में करना जरूरी है, हम इसमें करें तो चलो इसमें भी कर सकते हो। 1 बराबर 60 है,
8 साल बराबर 1 साल में 60 ब्याज मिल रहा है, तो 8 साल में कितना मिला होगा? 480 ब्याज मिला होगा। तो इसमें 480 घटा दो। क्या है कि 1200 में से 480 घटाओगे तो यहां से तो आ गया 20, यहां से 11 में 4 गया 7, 720 आ जाएगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप इससे सोल्व करो चाहे इससे सोल्व करो, सॉल्यूशन आपका क्या रहने वाला है? बिल्कुल ही सेम रहने वाला है। ठीक है, और आप सभी को पता है जो साधारण ब्याज होता है वो हर साल क्या होता है? बराबर होता है, यानी इक्वल होता है। और आज इवनिंग में क्या हो रही होगी? चक्रवृद्धि ब्याज की क्लास आ रही होगी। साधारण ब्याज की क्लास मैंने करवाई थी, ठीक है, वो देख लेना, बहुत सारे स्टूडेंट ने देख भी ली है। यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 7 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, देखिए क्या है कि 7 वर्षों में, अभी हमने किया था क्योंकि इस टाइप का आ रहा होता है, 7 वर्षों में दोगुनी, क्या है कि दोगुनी हो जाती है, दो गुनी हो जाती है। तो आपसे पूछा है तो कितने वर्षों में वो 8 गुनी होगी। 8 गुनी का मतलब 2 की पावर 3। मैंने क्या बताया था, जो यहां पर पावर होती है वो इसमें गुना हो जाती है, तो 7 को 3 से गुना कर देंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 21 वर्ष यहां पर क्या आ रहा होगा? इसका आंसर आ रहा होगा जो ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। ठीक है, आगे देखिए क्या है, यदि 318 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 212 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है तो हानि प्रतिशत क्या होगा? तो दोस्तों यह है लाभ और हानि से, और आपको पता है कि लाभ और हानि आपके पेपर के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये क्वेश्चन सिंपल लग रहा है, बस इसमें थोड़ी ही कैलकुलेशन करनी है, और आपके जो पेपर आ रहे हैं उसमें थोड़ी कैलकुलेशन ही आपसे पूछी जा रही है। बोला गया कि 318 वस्तुओं में 212 के विक्रय मूल्य के बराबर है, क्रय मूल्य के बराबर है। तो चल करते हैं, 318 में से 212 घटाते हैं हम, ठीक है, तो कितना बच गया? यहाँ पे 106 बच गया। अब आपको बचा है कि 106 है, ठीक है, तो ये कितना होगा? प्रतिशत पूछा है ना, 106 है वो 318 का, क्योंकि कुल था हमारा 318, कितना प्रतिशत है? काटो, 3 पे कट गया, 100/3 कितना होता है? 33 सही, 1/3, या इसको 33.33 लिख सकते हैं, या इसको क्या लिख सकते हैं, या इसको 1/3 भी लिख के दे दिया जाता है कभी कभी बाई चांस, या 100/3 भी, सभी का मतलब एक ही होता है। तो 33 सही, 1/3 यहां पे क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है, पता नहीं मैंने कितनी बार करवाया हुआ है ये वाला। देखो इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, ठीक है, पेन यूज नहीं करना, दिमाग लगाना है, बिना पेन के आप इसको सोल्व करने वाले हो। क्या है कि एक परिवार के 4 सदस्यों की औसत आयु 32 वर्ष है। यदि एक अतिथि की आयु को शामिल किया जाता है तो औसत आयु है वो 12.5% से बढ़ जाती है। तो अतिथि की कितनी होगी? एक तो ये तरीका है कि जिसको 12.5% का पता है वो आसानी से निकाल सकता है कि 12.5 को हम 1/8 लिख सकते हैं, और 32 का 1/8 होगा कितना? यहाँ पर 4 वर्ष होगा। ठीक है, लेकिन जिसको नहीं पता 1/8, तो हम उसको सोल्व करते हैं। क्या होगा कि 32 वर्ष है, उसका 12.5 बढ़ रहा है, तो क्या हो जाएगा? प्रतिशत के लिए 100 का यूज करेंगे और बटे में क्या हो जाएगा? 10। क्यों? क्योंकि दशमलव हटाने के लिए हमने कर दिया। 25 से काटेंगे तो कितने पे जाएगा? 25 चौके 100 होता है, 1000 है तो 1 जीरो लग जाएगी। 25 पंजे 125, 5 से काटेंगे 8 पे, 8 से काटेंगे 4 पे, यानी कि 4 वर्ष बढ़ा रहा है। वो बात समझ में आ गई? क्या हो रहा है? सभी की वो 4 वर्ष क्या हो रहा है? बढ़ा रहा है, सभी की 4 वर्ष। अब आपको बताना क्या है? आपको बताना कि अतिथि की आयु कितनी थी। देखिए सभी की आयु 32 वर्ष थी, तो अतिथि की 22 वर्ष तो होगी ही, सॉरी 32 वर्ष तो होगी, लेकिन क्या किया उसने? सभी की आयु में 4 वर्ष बढ़ा दी। तो 4 परिवार के सदस्य पहले वो थे, एक वो आ गया, 5 हो गए। अब 5 की 4 बढ़ा दी, तो यानी कि उसने 20 बढ़ा दी है। तो कुल कितने वर्ष का है वो आपका अतिथि आया हुआ है? वो है 52 वर्ष का। कितने वर्ष का हो जाएगा? 52 वर्ष का, यानी 52। बात समझ में आ गई? क्योंकि 32 था, सभी का कॉमन दिया हुआ था, औसत आयु दी हुई थी। फिर क्या किया उसने? 4 सभी का बढ़ा दिया, तो 5 का 4 बढ़ा दिया, यानी 20 बढ़ा दिया है। तो कुल क्या हो जाएगा? यहाँ पर 52 हो जाएगा। बात कंफर्म होगी? ठीक है, समझ में आ गया। और अब कुछ स्टूडेंट ये भी सोच सकते हैं सर 5 का क्यों 4 का करना है, तो उससे भी आपको बता देता हूं, किसके दिमाग में आ रहा हो। तो आपको पता है कि 4 का बढ़ाया उसने, 5 1 का 4 बढ़ाया, तो 4 का 16 तो बढ़ा दिया होगा। 32 सभी का था, लेकिन क्या था कि 4 सभी का बड़ा है, 36 होगी, तो उसकी भी आयु 36 वर्ष थी। 32 हम नहीं मानेंगे, क्या मानेंगे यहाँ पर? उसकी क्या मानेंगे हम? 36 यहाँ पर आयु मान रहे होंगे, और 36 और 16 कितना हो जाएगा? यहाँ पर आपका 52 हो जाएगा।
ठीक है, आगे देखिए क्या है, लाभ और हानि से है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 50% अधिक है। यदि 20% की छूट दी जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, ये आपको बताना है। तो देखिए पहले जैसे जैसे बोला गया उसको लिख लोगे ना तो क्वेश्चन सबसे आसान बन जाएगा। क्या क्या बोला है इसमें, अंकित मूल्य बोला गया है तो हमने यहां पर लिख लिया, क्या अंकित मूल्य हमने यहां पर लिख लिया। उसके बाद यहां पर क्या बोला गया, क्रय मूल्य बोला गया तो वो हमने लिखा। क्या बोला, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 50% अधिक है। तो क्रय मूल्य अगर 100 है तो अंकित मूल्य क्या हो जाएगा, यहां पर 150 हो जाएगा कि 50% अधिक मतलब 50 ज्यादा, तो क्या हो गया 150 हो गया। आगे देखिए क्या है, यदि 20% की छूट दी जाए, अब छूट दे रहा है कितने प्रतिशत की, 20% की, तो इसका 20% कितना होगा, सभी को पता है 30 हो जाएगा ये। तो 30 की छूट दे रहा है, 150 में से 30 की छूट दे रहा है तो बेच कितने में रहा है, 120 में। जो आपका विक्रय मूल्य निकल के आ गया वो कितना आ गया, 120 रुपए आ गया। तो आपसे पूछा है लाभ प्रतिशत कितना होगा, 100 की वस्तु थी 120 में बेच रहा है तो 20 का लाभ हो रहा है ना, और 100 पे लाभ पूछा है तो क्या हो जाएगा, जितना बोला है उतना ही हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 20%। बात समझ में आ गई सभी को, ठीक है। तो दोस्तों वो क्वेश्चंस थे जो बार बार रिपीट हो रहे हैं आपके एग्जाम्स में। आशा करता हूं बहुत कुछ यहां पर आपको सीखने को मिला होगा। अच्छा लगा लाइक करना, ठीक है, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना ऐसे ही मैथ रीजनिंग की और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ